वेलकम टू CSC गुरुकुल चैनल। ठीक है, जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि हमने जियोग्राफी का जो टॉपिक वाइज है पूरा PYQ मास्टर क्लास वन शॉट वीडियो में हम कवर करा रहे हैं। ठीक, जैसे आपको पता है कि जो मेरा लास्ट लेक्चर था वो आपका फार्मिंग पर था। उससे पहले हमने सोइल्स कवर किया है और उससे पहले हमने हमारा आपका जो बोल सकते हैं कि मेरे ख्याल से सोइल्स हमने कवर कर लिया, क्रॉप्स हमने करा है। ठीक है, हमने एक एक वीडियो को देखा है। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हमारा वेजिटेशन टाइप्स कवर करने वाले हैं इसमें। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन डिटेल हम इसको कवर करते हैं, वन शॉट वीडियो बनाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको इधर उधर फिर घूमना ना पड़े। बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश में। कुछ कई बार क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ूंगा तो कई बार मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। ठीक है, आप बैलेंस कर लेना, क्वेश्चन आपको दोनों में मिलेगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि भाई आपको ट्री दे दिए हैं। ठीक है, अब वो बताना है कि भाई ये किस टाइप का ट्री है। सॉरी, वो बोलने हैं कि इन ऑप्शन में से कटहल, महुआ, सागौन, टीक कि इनमें से पर्णपाती वृक्ष कौन सा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिकेडियस ट्री कौन सा है। यदि प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है इस चीज़ की तो थोड़ा माफ़ करना, बाकी आपसे मैनेज कर लेना। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है, हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि पर्णपाती होता क्या है। ठीक है, डिकेडियस होता क्या है, हमको इस बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब आइए उस बारे में थोड़ा नॉलेज पे काम करते हैं। देखिए पर्णपाती, ठीक है, वेट, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं डिकेडियस। ठीक है, ये एक टाइप है। अब आप लोग बताओ सर इसमें किसकी क्या क्या क्वालिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हिंदी वाला बच्चा है वो तो समझ जाएगा, पर्णपाती मतलब पत्ते गिराने वाला। ठीक है, एक ऐसा मौसम जहाँ पत्ते गिरते हैं, सिंपल। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो भाई, ये एक ऐसे ट्री हैं, ये वे ट्री होते हैं जहाँ पर पेड़ 1 ईयर में, ठीक है, 1 ईयर में एक वेदर के टाइम, एक मौसम में अपनी सारी की सारी जो पत्तियां हैं वो क्या कर देगा, वो गिरा देगा, पत्तियां अपनी गिरा देगा। सपोज दैट ये वेट, ये हमारा ट्री है, ये अपनी पत्तियां गिरा देगा और ये पूरी तरह से एक नंगा पेड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो वही एक मौसम जो होता है, समझ रहे हो, उस मौसम में जो पेड़ पूरी तरह से अपनी पत्तियां गिरा देता है वही पेड़ क्या कहलाता है, हमारा आपका डिकेडियस मतलब पर्णपाती कहलाता है। सिंपल। ये ज़्यादातर जो है अपनी जो पत्तियां गिराता है, हम देखते हैं कि भाई वो या तो पतझड़ का मौसम मतलब स्प्रिंग का मौसम होता है, यदि इंग्लिश में मैं सही हूँ तो। ठीक है, और ये होता है कब, ये आपका गर्मी में, समर टाइम में होता है। ये आपका ड्राई जो आपका शुष्क मौसम होता है उस टाइम पर ये अपनी पत्तियां गिराता है। ठीक है, जब ये अपनी पत्तियां गिराता है, अपनी लीफ को गिराता है, क्यों गिराता है, इसलिए गिराता है कि जो पानी, जो हमारा वाटर है ना, जो वाटर है उसकी कमी से क्या हो, बचा जा सके। भाई देखो, इसके पास यदि पत्तियां होंगी, लीफ होंगी तो ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगी। जब पत्तियां ही नहीं होंगी तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, इसका मतलब पानी इसके पास सेविंग रहेगा। अब इसकी हम कुछ विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या होती है इसकी, कुछ स्पेशल देखते हैं। भाई इसमें विशेषताएं क्या है इसकी, तो हमको पता है कि भाई ये इसको जो ईयरली जो मतलब वर्ष में जो इसको रेंज चाहिए, जो बारिश चाहिए वो कितनी चाहिए, तो कितनी रेंज चाहिए इसको वर्ष। आप कहोगे सर इसको चाहिए 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, 70 से 200 के बीच में, 70 से 200 के बीच में इसको क्या चाहिए, रेंज चाहिए, रेन वाटर चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ये जो ट्री होते हैं ना, इसकी जो हाइट है, इन ट्रीज़ की जो हाइट है वो कैसी होती है, वो आप कहोगे सर मिडल हाइट होती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होती है, एवरेज होती है, एवरेज हाइट होती है। ठीक है, मिड में। बट ये एवरीग्रीन जितने डेंस नहीं होते हैं कि भाई पूरे हरे भरे पौधे हैं, नहीं, ये बिल्कुल भी एवरीग्रीन जितने डेंस नहीं होते हैं, घन मतलब घने हरे भरे नहीं होते हैं। सिंपल है। ठीक है, और अपने वेदर चेंज के अनुसार या वेदर के अकॉर्डिंग अपने क्या कलर बदलते रहते हैं, कभी हरे हो जाते हैं तो कभी सूखा हो जाता है। आपने देखा होगा ना, कोई पेड़ होता है तो एकदम बहुत हरा हो रहा है क्योंकि मानसून आ रहा है, जैसे जैसे वो विंटर में जाएगा उसका रंग उड़ता चला जाएगा, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो बड़ा ध्यान रखना आप लोग। इंडिया में कुछ इस टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं जिनको आप पर्णपाती बोलते हैं या डिकेडियस बोलते हैं। ठीक है, यदि मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ उस नाम की इंग्लिश में तो फिर ठीक है, नहीं तो उसके लिए सॉरी यदि मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन कौन से ट्री हैं सर, आप कहोगे एक तो टीक का है, टीक मतलब होता है सागौन। दूसरा ट्री है सर साल। तीसरा ट्री सर आपका महुआ। चौथा आपका शीशम एंड सर पांचवा आपका आम। ठीक है, ये सब ट्री किस टाइप के ट्री हैं सर, इसको हम बोलते हैं पर्णपाती ट्री। ठीक है, जो हमने भी यहाँ पे कवर किया आपका। ठीक है, डिसिडियस जो भी है ये वाला। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा उसके लिए आप बैलेंस करके चलना। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी आए टीक, साल, महुआ और शीशम और आम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज़ के लिए, आम मतलब मैंगो के लिए, और महुआ को महुआ ही लिखते हैं इंग्लिश में।
ठीक है, और शीशम को शीशम लिखते हैं। बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको बता दिया, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मैंने आपको बताया। अब वो बोल रहा है कि इनमें से कौन से पर्णपाती वन है, ठीक है। डिकेडियस ट्री कौन कौन से हैं? जैकफ्रूट, महुआ, टीक। हमको पता है सर, अभी आपने पढ़ा है महुआ और टीक या सागौन, ये कैसे हैं, ये पर्णपाती होते हैं, ठीक। तो हमको दो पता चल गया, लेकिन सर कटहल के बारे में नाम नहीं आया है, क्योंकि कटहल होता ही नहीं है वो पेड़, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब कहोगे सर कटहल फिर कैसा पेड़ है? देखो जो कटहल पेड़ होता है ना, जो ये कटहल पेड़ है आपका, जिसको आप जैक फ्रूट बोल रहे हो, ठीक है, वेट, जो आपका जैक फ्रूट है ये होता है एवरीग्रीन ट्री। कैसा? एवरीग्रीन ट्री। ये हमेशा एवरीग्रीन होता है, कभी भी पत्तियाँ अपनी गिराता नहीं है, समझ गए। हमेशा इस पर पत्तियाँ रहती हैं 2400 दिन 2400 घंटे, हर महीना 12 महीना, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमने कहा सर कटहल तो नहीं है, तो कौन से हुए? आप कहोगे सर केवल दो, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि स्नो लाइन, ठीक है, एट द हायर एल्टीट्यूड इन ईस्टर्न हिमालयाज देन इन द वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहीं पर समझा देता हूँ। देखो भाई, ये हमारा एक इंडिया है, जस्ट वेट, ठीक है, ये हमारा इंडिया का नॉर्थन पार्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट की ओर जा रहा है। आप एक बार बताओ, सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ गिरती है? तो आप कहोगे सर इतना तो हमको पता है, मनाली शिमला लोग जाते हैं, हिमाचल बर्फ़ देखने के लिए। वो नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं जाते ना, बेल्ट आइस देखने, बर्फ़ देखने, नहीं, वो जा रहे किधर सर? नॉर्थ में जा रहे हैं, वेस्टर्न की साइड, जो ये बेल्ट है वेस्टर्न वाली साइड, जो हिमालय, किर्गिस्तान, ये सारी जो भी आपकी बेल्ट है पाकिस्तान वाली, ठीक है, ये सब जो हमारा जम्मू कश्मीर, ये सब नॉर्थन पार्ट है ना, ये वेस्टर्न पार्ट भी तो आ रहा है, ये पूरा का पूरा बेल्ट। ये कैसा है? ये सर बर्फ़ वाला होता है, ये आइस वाला होता है। इधर स्नो लाइन ज़्यादा होती है, यहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, बट इधर सर कुछ टाइम गिरती है और फिर इधर ख़त्म होती चला रही है। कभी आपने देखा असम में बर्फ़ गिर रही है? नहीं, उधर ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में बर्फ़ नहीं गिरती है। तो आइस जो हमारी स्नो लाइन है वो किधर ज़्यादा है? स्नो लाइन सर हमारी इस जगह ज़्यादा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वाले साइड में, ठीक है, ये वेस्टर्न वाले पार्ट में। तो ये बोल रहा है कि स्नो लाइन एट द हायर एल्टीट्यूड ईस्टर्न हिमालय देन द वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। अब बताओ आपको क्या लगता है, क्या ये सही है गलत है? बताइए जल्दी कमेंट में करिएगा। आप कहोगे सर ये गलत है, ठीक है, बस समझ में आ गई। क्योंकि हमारा जो सर देखो सिंपल है सर, जब हमने क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई जो हमारा वेस्टर्न हिमालय है, ये वेस्टर्न हिमालय है, ठीक है, इसके मुकाबले में इधर बर्फ़ ज़्यादा होती है, जबकि ये गलत है, ये राइट है। वेस्टर्न में हिमालय ज़्यादा मतलब ज़्यादा बर्फ़ होती है। तो सर ईस्टर्न में क्या होती है? ईस्टर्न हिमालय में हम देखते हैं कि भाई रेन, बारिश ज़्यादा होती है, जब हमारा मानसून भी आता है तो इधर से होके आता है। बात समझ में आ गई? जब बंगाल की खाड़ी से उठता है मानसून, समझ में आया ना बात? तो इस बात का ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट पहला रॉन्ग हो गया, दिस इज़ रॉन्ग। पहला आप रॉन्ग करो, रॉन्ग करो, रॉन्ग करो एंड रॉन्ग करो, आपको दो बचा। सेकंड पढ़ते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है, ओकर अलोंग द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल और ओडिशा ओनली। भाई सिर्फ और सिर्फ मैंग्रोव जो वन है वो केवल वेस्ट बंगाल और ओडिशा में मिल रहा है, ना कि आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, ठीक है, इधर देखने को मिलेगा ही नहीं। तो ये ओनली आ गया, वैसे भी केवल आ गया ओनली। ज़्यादातर यूपीएससी इस माइंडसेट के साथ खेलता है, बट अब वो धीरे धीरे समझदार हो रहा है वो भी। वैसे ये गलत है, ये क्वेश्चन कब का था आपका? 2016 का था, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया? आप कहोगे सर रॉन्ग। तो अब कौन सा सही है भैया? ना तो एक सही है, ना ही दो सही है, नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है, डी इज़ द आंसर। अब हम मैंग्रोव वन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो भाई, मैं इसको रफ कर देता हूँ, जस्ट वेट, जस्ट वेट, यस, देखिएगा। देखो भाई, अब हम मैंग्रोव के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि हमारा इंडिया है, ठीक है। अब मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। मैंग्रोव वन मिलते हैं हमारे वेस्ट बंगाल में, आपका गुजरात में सर, ठीक है सर, आपका ये आंध्र प्रदेश एपी, ठीक है, आपका सर अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, इधर हमको क्या मिल रहा है देखने को? मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। बहुत काफ़ी प्रमुख स्थान है, कुछ उड़ीसा में भी इधर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या क्या बताया? गुजरात, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, ठीक है। एक तो बात ये आपको समझ में आ गई मैंग्रोव वन के बारे में। देखो भाई, अब एक और बात बता देता हूँ मैंग्रोव वन के बारे में, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? मैंग्रोव वन पढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इस बारे में डिटेल में बात करते हैं, जस्ट वेट, देखिएगा। अब ये जो पेड़ है ना, मैंग्रोव पेड़, ये क्या होता है
ये आपका जो खारा पानी होता है, मतलब सलाइन वाटर होता है जो आपका, ठीक है, ठीक है, और जो ब्रैकिश वाटर होता है इसको आसानी से इसमें जी सकता है, ठीक है, ब्रैकिश वाटर में आसानी से जीवित रह सकता है ये पेड़, ठीक है। और इसका एडेप्टेशन जो होता है ना, स्पेशल जो एडेप्टेशन होता है वो जो साल्ट, जो आपका खारा पानी है उसको टॉलरेंस के लिए होता है, ठीक है, साल्ट टॉलरेंस होता है ये, बस समझ में आ गई। ओके, दूसरी बात ये है कि भाई इसकी जो जड़ें हैं, जो इसकी रूट्स हैं, जो इसकी जड़ें हैं किसकी, आपको सर मैंग्रोव वन की, वो ज़मीन से ऊपर निकलती हैं और हवा से ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि ये वाटर बॉडी है, ये मैंग्रोव वन है, ये इनकी जड़ें ऊपर से निकलती है, ज़मीन ऐसे ऐसे बाहर निकलती है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर निकलती है। क्या लेने के लिए सर, O2, ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है इनकी जो जड़ें हैं वो कैसी होती हैं, आप कहोगे सर इनकी जड़ें होती है श्वसन जड़ें, सांस लेने वाली जड़ें, ठीक है। पिनोमेटोफोरस होती है, मतलब ज़मीन से ऊपर निकलती है और हवा ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। समझ में, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये, अब जो ये होते हैं, जो इनका एरिया है, लाइक जैसे टाइडल जोन्स, मतलब जहाँ पे ज्वार भाटा आती है, मतलब तटीय जो इलाका है, ठीक है, वहाँ पर कोस्टल एरिया जो है वहाँ पर ये आपको वन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ज्वार भाटा मतलब टाइडल आता है, ठीक है, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। इनका एक अच्छा खासा एरिया वहाँ पर होता है, ठीक है। और दूसरी बात, मैंग्रोव वन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको सर ये एवरीग्रीन नेचर होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं सर, एवरीग्रीन सर, मतलब एवरीग्रीन का मतलब है मेरे भाई, रुक जाओ एक मिनट, एवरग्रीन मतलब नेचर कैसे एवरग्रीन है, मतलब सदाबहार, मतलब ये इनके पत्तियाँ 2400 दिन हर साल आपको देखने को मिलेगी, 2400 घंटे 12 महीने, ठीक है, आपको इनके पत्तियाँ देखने को मिलती हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। और भाई जो मैंग्रोव वन है वो आपका कैसा है, एक इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, आपको वैसे बायोडाइवर्सिटी का ही हॉट स्पॉट है। किसका, बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट बोलते हैं इनको, किसको, मैंग्रोव को, ठीक है, क्योंकि मछली पकड़ने, केकड़े, झींगे, इन सबको पकड़ने के लिए आपका काफ़ी योगदान ये देते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैंग्रोव आप कहाँ देख सकते हो, ये BD जो हम बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कौन सा है, आपको सर ये सुंदरबन जो है हमारे, सुंदरबन कहाँ सर, आपको सर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये वहाँ की क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है मैंग्रोव वन, सुंदरबन, ठीक है, बस समझ में आ गया। चलिए, दूसरी बात, मैंग्रोव वन के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ें तो भाई ये भी ध्यान रखना है आपको, जो मैंग्रोव वन है, ठीक है, ये कार्बन स्टोरेज होते हैं, मतलब ये ब्लू कार्बन होते हैं, ब्लू कार्बन मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन को स्टोर करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प होती है। ब्लू कार्बन होते हैं, ये कार्बन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, और क्लाइमेट चेंज को करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बस समझ में आ गई आपको इतना, ठीक है। अब आइए मैंग्रोव वन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिएगा, जैसे कि अब आपके सामने क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। ऊपर मैंने आपको भी पढ़ा दिया है कि इसकी क्या क्या स्पेशलिस्ट होती हैं, क्या क्या चीज़ें डिमांड करता है। अब इस बारे में पढ़ते हैं। दे आर मोस्ट, ठीक है, वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था उसकी स्टोरी, इंडिया में बड़े लेवल पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बड़े लेवल पर आपको भारत में देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात है, इनका स्तर बहुत बड़ा होता है भारत में, ठीक है। अब वो बोल रहा है दे आर स्प्रेड ओवर रीजन विच रिसीव एनुअल रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ भी बारिश होगी वहाँ पर ये वन आपको देखने को, मतलब इनके लिए जो वो है ना कि रेन जो चाहिए होती है, रेन क्वांटिटी जो है वो कितनी है, 70 से 200 के बीच में है, ठीक है। और ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्र फैला हुआ है। ये दोनों बात सही है। कभी भी आपसे पूछे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस टाइप का पाया जाता है, तो आप कहोगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस, मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वाला, ठीक है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ये मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ, इसकी जो डिमांड थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि भाई जो हमारा द सोइल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी में पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। चलो आगे पढ़ो। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ रेन्स फॉरेस्ट कॉजेज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल, ठीक है, डिकम्पोज क्विकली। वर्षा वनों का उच्च तापमान और नमी मिट्टी में मरे हुए कार्बनिक पदार्थों को तेजी से विघटित करने का कारण बनते हैं। अब देखो मेरी बात, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, हर चीज़ मैं आपको बड़े प्यार से इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा। देखो भाई, जो हमारा, पहले तो आप समझो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, हिंदी में बोले तो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखो भाई, इस टॉपिक को मैं कवर करूँगा, उससे पहले आप लोगों से मेरी एक हिदायत है या रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ जिस बंदे ने मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है एक सब्सक्राइब तो यार कर दीजिए, प्लस आप हो सके तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें आपके अपने अच्छे मित्र के साथ, थोड़ा उसका भी हित होना चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करें क्योंकि हम आप लोगों के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, है ना। आर्ट एंड कल्चर किसी को यदि कवर करना है PYQ तो अमन सर अच्छी वीडियो लेके आ रहे हैं, आप जाइए देखिए, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था, ध्यान रखिए थोड़ा आप हमारा भी, हम आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, मोटिवेशन आना चाहिए हमारे अंदर। चलिएगा, देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी क्या क्या खासियत है पहले उस बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने ठीक है डिकेडियस वाले तो देख ली, पर्णपाती वन के बारे में बात कर लिया, लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में बात नहीं किया। देखो भाई, ये जो फॉरेस्ट है ना, ये आपको मिलते हैं इक्वेटर के आसपास। सपोज दैट ये हमारी इक्वेटर है, ये 0 डिग्री होगी हमारी इक्वेटर, ये यहाँ मिलते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इधर मिलते हैं आपके क्या, आपका होगा सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहला बात ये, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन की बात हो रही है तो मतलब जो हमारा पर्णपाती वन था, ठीक है, जो हमने डिकेडी से ऊपर पढ़ा था, उसमें कितनी चाहिए थी 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। बट ये रेन फॉरेस्ट है, इनके लिए 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेन चाहिए, ठीक है। जो रेन वाटर कितना चाहिए इसको, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए इसको, ठीक है। अब आपको सर टेम्परेचर, भाई आपको सिंपल सी पता है कि मैंने बता दिया कि इक्वेटर से 23 डिग्री के बीच इतना, तो इसका जो एरिया वो कैसा होता है, आपको सर गर्म वाला होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा रहता है कितना, तो इसका टेम्परेचर चाहिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ये ठीक है। ये रेन हो गया, ये टेम्परेचर हो गया आपका, इतना इसको डिमांड कर रहा है। और ह्यूमिडिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इस एरिया में ह्यूमिड होते हैं, कैसे होते हैं, ह्यूमिड मतलब आर्द्रता इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। बस समझ में आ गई। अब इसकी खासियत क्या है, ये तो उसकी डिमांड होगी कि भाई इसको ये चीज़ चाहिए। अब इसकी खासियत क्या है, देखो ये होता है एवरग्रीन, नाम से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, एवरग्रीन मतलब इनका 24 घंटे 7 दिन 12 महीने क्या होता है इनका, इनकी पत्तियां नहीं गिरती हैं, ये हरे भरे रहते हैं, ठीक है। आप ये देखोगे ऐसे बिल्कुल जैसे मधुमक्खी का छाता होता है ना, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो लेयर्स होती है ना भाई, जो इनकी जो लेयर्स होती हैं, ये कैसे होते हैं, ये लेयर्स में होते हैं, ठीक है। कैसे, लेयर्स में। इनके अंदर तो धूप भी नहीं जा पाती है, सच बताऊँ तो, ठीक है। इतने घने होते हैं कि धूप भी नहीं जाती इनकी ज़मीन तक। बस समझ में आ गई। अब इनकी बात करते हैं सोइल की। भाई देखो, जो इनकी सोइल है ना वो कैसी होती है, वो न्यूट्रेंट में पुअर होती है, मतलब जो इनके पोषक तत्व हैं, या बोलो न्यूट्रेंट जो है वो कैसे होते हैं, वो बहुत पुअर होते हैं। पुअर मतलब बहुत ही कम स्तर, ना के बराबर। आप कहोगे सर फिर ये एवरग्रीन कैसे हुए, है ना। अब मैं बताता हूँ एवरग्रीन कैसे हुए। सपोज दैट भाई देखो, इनकी जो सोइल है, जो इनकी मिट्टी है, वो कैसी है, न्यूट्रेंट में 0 है। कैसी है, 0, बिकॉज रेन फॉरेस्ट है। जब रेन फॉरेस्ट है, ये देखो सपोज दैट मैं बता रहा हूँ, सपोज दैट ये मान के चलिए ये रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ बारिश हो रही है, क्या हो रही है, बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से। ये बारिश कहाँ हो रही है, ये मिट्टी में ही तो हो रही है, इस सोइल में तो बारिश हो रही है। इस सोइल में जितने भी हमारे पोषक तत्व होंगे वो बह के पानी के साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे आगे। आपको गया सर मैग्नीशियम, खनिज, सब कुछ जो मिट्टी में होगा, क्योंकि मिट्टी का कटाव होगा, पानी ज़्यादा होगा, तो बहता हुआ जो है आगे चला जाएगा। समझ गए, लीचिंग जिसको बोलते हैं वो हो रहा है, लीचिंग वाला काम, ठीक है। हैवी रेनफॉल होगा तो लीचिंग होगी। भाई देखो सिंपल सी बात है, हैवी रेनफॉल जो है वो शो किसको करता है, आपको किससे, वो लीचिंग को करता है। मिट्टी के कटाव होगा, न्यूट्रिएंट्स आगे जाएंगे पानी के साथ, यहाँ रुकेंगे ही नहीं, तो इसलिए इनके पोषक तत्व कैसे होते हैं, 0 होते हैं, क्या, ठीक है। बट इनका जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। आप कहोगे सर वो कैसे, देखो भाई सिंपल सी बात है, अब वो ऐसे है, मैं बता देता हूँ। देखिए अब होता ये है कि भाई ये हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। देखो अब इनकी जो ये पत्तियां हैं, मान के चलिए पत्तियां गिर रही हैं, बाकी पत्तियां तो बनी हुई हैं, एक साथ सारी पत्तियां नहीं गिराती हैं, ये धीरे धीरे गिरा रहा है, वो धीरे धीरे नई पत्तियां आती रहती हैं। अभी पत्तियां गिर रही हैं धरती पर, ठीक है। अब ये क्या होता है, जल्दी क्या होती है, सड़ जाती हैं, क्योंकि क्या पता है ह्यूमिड होता है। कैसे होता है, ह्यूमिड होता है, आर्द्रता होता है, घुटन जो बोलते हैं ना, चिपचिपापन होता है, वो वाला एरिया होता है, ठीक है। पत्तियां गिरी तो यहाँ जो बैक्टीरिया है वो उसको क्या करते हैं, खाते हैं, तुरंत के तुरंत खाएंगे, ठीक है, समझ गए। फिर वो उसमें कैसे हुए, ह्यूमस में बदल देते हैं उसको, ठीक है। बस समझ में। अब उसको क्या करेंगे, उसको बदल देंगे, पोषक तत्वों में कर देंगे, ठीक है। जब वो पोषक तत्वों में कर देंगे तो भाई फिर कमी कहाँ से आएगी, वो तो कमी नहीं आएगी, वो उसको फिर और बढ़ावा देंगे, ठीक है। बात समझ में, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पत्तियाँ ज़्यादा जल्दी सड़ेंगी तो फिर कार्बन का रूप लेंगी, नाइट्रोजन बनेगा, उससे न्यूट्रिएंट तुरंत एब्जॉर्ब होने लगेगा, इनको न्यूट्रिएंट जल्दी मिलने लगेगा। बात समझिए, वो जो मिट्टी में पानी के थ्रू चला गया वो तो चला गया, बट ये भी तो एक है ना कि वो तुरंत काम चल रहा है इससे, कि पत्तियाँ गिरी हैं, जो बैक्टीरिया वो खा रहे हैं, ह्यूमिड एरिया है, तुरंत को न्यूट्रिशन पास कर रहे हैं। बात समझ में, सिंपल है, ठीक है।
आइए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो भाई ये बोला है कि जो द सोइल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन रिच इन इज रिच न्यूट्रिएंट्स, नहीं भाई सोइल नहीं होती है, रिच नहीं होती है, तो पहला गलत हो गया। मैंने आपको बताया क्यों नहीं होता है, लीचिंग के कारण नहीं होता है भाई, पानी रेन गिरेगा, बारिश होगी, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो बह के चले जाएंगे, सिंपल है। तो पहला इज रॉन्ग, पहला देख लो कौन सा सही है आपका भाई, ये रहा पहला गलत है। क्या दूसरा सही है, पढ़ते हैं। वर्षा वनों को उच्च तापमान और नमी मिट्टी में मृत कार्बनिक पदार्थों को तेजी से विघटित करने का कारण बनते हैं। यस, दिस इज राइट। द हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर ऊपर से मॉइस्ट एरिया हो गया, ठीक है। द कॉज डेट ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल दैट डिकम्पोज क्विकली। यस, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, राइट हो गई है, ठीक है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो ऑप्शन कौन सा है आपका, डी सही है, आपका डी इज द राइट, राइट हो गया, ठीक है। अब आओ आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले करवाऊं तो उससे पहले बताऊं। देखो जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, कौन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमने बात करी है अभी, तो उसके जो नेम्स हैं वो जरा याद कर लो। इंपॉर्टेंट जो ट्री हैं उनके नाम याद होना चाहिए। एक तो रोजवुड, क्वेश्चन आ गया तो पता होना चाहिए रोजवुड, ठीक है। एक आपका महोगनी, महोगनी मैं लिख देता हूँ हिंदी में, महोगनी, ठीक है। एक आपका रोजवुड बता दिया मैंने, रोजवुड मतलब आपका दलबर्जिया या सिस्टम बोल सकते हैं इसको, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एबोनी, एबोनी मतलब होता है अबुनस हिंदी में, ठीक है। और भाई साहब एक इसकी क्वालिटी एक और है आपका रबर, जो रबर का पेड़ होता है, ध्यान रखना वो कैसा होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है। एक आपका सिनकोना, सिनकोना, ठीक है। ये मलेरिया की दवा भी इससे किससे बनती है, सिनकोना से मलेरिया की भी दवा बनती है, इस बात का ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं क्वाइनिन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंट ट्री रोजवुड, महोगनी, एवोनी, रबर और सिनकोना, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले आपको वो पता होना चाहिए। देखो भाई ये बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द, ठीक है, एकाइकिया ट्री, मतलब बबूल की बात कर रहा है, बबूल के पेड़ के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा इनमें से सही है बबूल के पेड़ के बारे में, ठीक। अब वो बोल रहा है कि इट हैज़ अ लॉन्ग, जस्ट वेट, इट हैज़ अ लॉन्ग शैलो रूट सिस्टम विच एनेबल इट टू फाइंड मॉइस्चर, ठीक है। इसकी जड़ प्रणाली लंबी और उथली होती है जो इसे नमी खोजने में सक्षम बनाती है। दूसरा, इट हैज़ थोर्नी लीव्स प्रिवेंट वाटर लॉस, पानी की कमी को रोकने के लिए इसमें कांटेदार पत्तियां होती है, पानी की कमी को रोकने के लिए बात कर रहा है, ठीक है, कांटेदार पत्तियां हो रही हैं, ठीक है। इट हैज़ वाइड क्राउन सो द, ठीक है, फॉले कैन बी एब्जॉर्ब द मैक्सिमम सनलाइट, इसका मुकुट चौड़ा होता है ताकि पत्ते अधिकतम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकें। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखो भाई यहीं बता देता हूँ आपको। देखो जो बबूल का पेड़ है, जो बबूल है, ठीक है, एक तो पहली बात इसकी जड़ जो होती है, जब वो जड़ की बात कर रहा है, इस शैलो रूट की बात कर रहा है, ठीक है, जिसका रूट है वो गहरी होती है और लंबी होती है, ठीक है, बात समझ में। ये जड़ लंबी और उथली नहीं होती है, उथली मतलब गहरी नहीं होती है, कम गहरी होती है, बट गलत है। ये जड़ लंबी भी होती हैं प्लस आपकी कैसी होती है, गहरी भी होती है, समझ में आ गया। डीप टैप रूट होती हैं, ये कैसे डीप टैप रूट होती हैं, ठीक है। और ये ज़मीन के अंदर ना गहराई तक जाती हैं, क्यों जाती हैं, पानी को ढूंढने के लिए, वाटर की खोज में, क्योंकि बबूल कहाँ हो रहा है, बबूल होता है रेगिस्तान में, ऐसी एरिया में जहाँ पे पानी, जहाँ पे मौसम बहुत गर्म है, ठीक है, वहाँ पे होता है बबूल, लाइक रेगिस्तान मान के चलो, राजस्थान मान के चलो, वहाँ पर बबूल मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। तो उसकी जो जड़ें हैं वो पानी ढूंढने के लिए ज़मीन के अंदर तक जाती है, बहुत गहरी होती हैं उसकी जड़ें, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। उथली नहीं होती है कि भाई बोलते कि शैलो होती है, शैलो नहीं होती है भाई, शैलो नहीं होती है, उथली नहीं होती, गहरी होती हैं, ठीक है। डीप होती हैं, जिसको बोलते हैं क्या, ये डीप होती हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात भाई साहब ये बोला कि पानी की कमी को रोकने के लिए इसमें कांटेदार पत्तियां, भैया कांटेदार पत्तियां नहीं होती हैं, पानी की कमी को रोकने के लिए अपनी पत्तियों का आकार कैसा रखते हैं, ये छोटा, भाई जितनी छोटी पत्तियां होंगी उतना कम वाष्पोर्जन होगा, ठीक है, समझ गए। तो फिर जितनी ज़्यादा लंबी होंगी उतना पानी सूरज ज़्यादा सोखेगा, छोटा होगा तो छोटा भाग सूखेगा, तो इसलिए अपनी पत्तियां कैसे रखती हैं, छोटी रखती हैं, स्मॉल रखती हैं, ना कि लंबी, समझ गए। और ये धीरे धीरे कांटों में बदल जाती हैं, ठीक है। असल में कांटे नहीं होते, लेकिन ये मॉडिफाई कांटे होते हैं जो वो बदलने लगती हैं, समझ गए। तो दिस इज स्टेटमेंट क्या होगी आपकी रॉन्ग। तो कौन कौन सी आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, आपने कैसे हमारे सामने फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, सेकंड इसमें भी रॉन्ग, अभी एक मिनट हुए, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, थोड़ा और देखते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। पहला तो रॉन्ग है हमारा,
पहले यहाँ से रोंग लगा दिया हमने, पहले यहाँ से रोंग लगा, पहले यहाँ से। आगे बढ़ रहे हैं, देखें दूसरा, इसका मुकुट चौड़ा होता है ताकि पत्ते अधिकतम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकें। भाई ये बात सही है, इसका जो कैनोपी होता है वो, जो इसका कैनोपी होता है ना, वो कैसा होता है, वो चौड़ा होता है, ठीक है, ताकि सनलाइट मिल सके, समझ गए, ये दिस इज़ द राइट। बट अब आप एक बात देखो, हमारे सामने स्टेटमेंट जो है थर्ड इज राइट है, सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है, बट ऑप्शन में कहीं भी आपको ओनली थर्ड नहीं मिल रहा है, कहीं तो नहीं मिल रहा है देखने में, देखिए नहीं तो। बट यूपीएससी ने क्या करा है, यूपीएससी ने इसका आंसर जो है बी माना है। क्या माना है? बी माना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब बी लगा देंगे। बाकी कभी ऐसा क्वेश्चन है कि सिर्फ ओनली मतलब 3 दे रखा है तो आप उसको लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि जो क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स आर कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, दूसरा बोल रहा है कि ये एपिप्सिड्स विच एपिहाइट्स विच डू नॉट हैव देयर रूट्स ऑन ग्राउंड सर्वाइव ऑन ट्री इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अधिपादप जिनकी जड़ें जमीन पर नहीं होती हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन के में पेड़ों पर जीवित रहते हैं। लताएं पर्वतरोही आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और एपिप्स आर नॉट क्रीपर्स, सभी अधिपादें लताएं नहीं होती हैं। देखो भाई ये बात कर रहा है किसकी, हमें पता चल रहा है भैया ये बात कर रहा है हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। और मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि भाई इतना भी, जैसे मान के चलिए हमारा एक ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया, जितने भी ट्री हैं यहाँ पे एक तो सन की लाइट नहीं जा रही है, ठीक है, अंदर तक ग्राउंड लेवल तक नहीं जा रही है। और जो ये ग्राउंड लेवल से जो पत्तियाँ उगती हैं वो किसके सारे, वो पेड़ों के सारे चढ़ती हैं, जो लताएँ होती हैं, ठीक है, वो पेड़ों के सारे चढ़ती हैं। इसलिए तो उनको क्लिम्बर्स बोला गया है, क्लाइंबर्स बोला गया है, मतलब पर्वतरोही। पर्वतरोही कौन होते हैं? जो पहाड़ों को चढ़ते हैं, उसी के टाइप से पत्तियाँ होती हैं जो पेड़ों पे चढ़ती हैं, वहाँ से अपना खाना प्राप्त करती हैं। ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इज़ राइट, दिस इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट, जिनकी जड़ें जमीन पर नहीं होती हैं वे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्षा वनों में पेड़ों पर जीवित रहती हैं। यस, यही तो हैं, ये लताएं, यही क्लिम्बर्स, यही तो वे हैं जो मतलब जिनकी जड़ें जमीन पर तो है नहीं लेकिन वो पेड़ों पे चिपके हुए हैं और वहीं से अपने पेड़ों से खाना प्राप्त कर रहे हैं। ये आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। तो दूसरा भी राइट हो गया। थर्ड बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि भाई ऑल एपिस आर नॉट क्रीपर्स, कि सभी लताएं हों, बात सही है, जरूरी नहीं कि सभी लताएं हों, इसमें कोई बुराई नहीं है। बात स्टेटमेंट कैसी है, स्टेटमेंट नॉर्मल है, न्यूट्रल है, ठीक है। यदि बोलते थे सभी हैं तो वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं रॉन्ग लगती है हमको, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन से, तीनों आंसर इज द राइट, ए आपके थर्ड है, ये आपका सही हुआ, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है करेवा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, करेवास के बारे में बात कर रहा है। अब वो बोल रहा है कि ये जो है दिस आर द, ठीक है, इलेक्ट्रोस्ट्राइन डिपॉजिट, ठीक है, प्लेस्टोनिक पीरियड, प्लेस्टोसिन काल में ये जो आपका निक्षेप है इसका एक परमाणु, मतलब वहाँ उस टाइम पे ये बना था, किस पीरियड में, प्लेस्टोसिन काल में बात कर रहा है, ठीक है। अब हमको नहीं पता इस बारे में सर, लेकिन हमको इतना पता है करेवा सर, हमने पता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, इतना हमको पता है, ठीक है। दिस आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल। हाँ सर, हमको पता है कि पीर पंजाल सर ये जम्मू कश्मीर में एक रेंज होती है, ये है ना हिमालय की रेंज है, जैसे जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, हमको पता है, ठीक है सर। और जम्मू कश्मीर भी पीर पंजाल का एक पार्ट है, इतना हमको मतलब पता है, नॉलेज है, ठीक है। अगला पढ़ो। करेवा आर वेल नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफ्रॉन, ये ऐसा हमें पता है सर, करेवा जो है केसर की खेती के लिए बड़ा नामी आदमी है, ठीक है। आलमंड्स एंड वॉलनट, और वॉलनट के लिए भी, इतना तो हमको पता है, इतना तो बेसिक नॉलेज हमने एनसीईआरटी में स्टेटमेंट में ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो हमको पता चल गया सर, हमारा सेकंड और थर्ड तो हमें राइट मिल रहा है। एलिमिनेशन करो। अब वो बोल रहा है कि जो आपकी स्टेटमेंट है कौन कौन सी, केवल वन स्टेटमेंट राइट है, दो कि एक स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट सही है, तीनों सही है। तो हमको पता है सर, हमको इतना पता है कि हमें 50-50 खेल जाएंगे यहाँ, इन्हें हमको पहले का नहीं पता है। हम तो बोलेंगे सर, हम कोई तो थर्ड लगा देगा तीनों सही है, कोई कहेगा दोनों सही है, पहला तो कोई नहीं लगाएगा, ये भी गलत कर देगा, ये गलत हो, ये गलत, 50-50 हो गया आपका, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ, यस दिस इज़ द राइट, कि जो हमारी प्लेस्टोसिन है, जो पीरियड है प्लेस्टोसिन वाला, ठीक है, वो लेक्स्ट्राइन निक्षेप, मतलब सरोवर निक्षेप के लिए जाना जाता है, ये इस टाइप का है, बस समझ में, ठीक है। पहला इज़ द राइट हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें मतलब स्टेटमेंट तीनों हमारी सही है, सी इज़ द राइट आंसर हो गया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेस्टोसिन जो पीरियड है, ठीक है, वो उसी के जो वे होते हैं, बोल सकते हैं कि जो निक्षेप जो आप इंग्लिश में बोलते होंगे, ठीक है, लेक्स्ट्रीन जो है वो इसी के टाइम के हैं, ठीक है। ये पुरानी झीलों के, जो हमारी पुरानी, जो हमारे जम्मू कश्मीर में, या जो अपना ऊपर वाला एरिया है नॉर्थन में इंडिया के, जम्मू कश्मीर में स्पेशल, हिमाचल में भी, ठीक है, यहाँ पर क्या थी, यहाँ लेक्स थी, यहाँ क्या थी, पुरानी लेक्स थी, ठीक है, उनकी तली में ये जमा हो गया था,
ये सेडिमेंट के रूप में जमा हो चुके थे, ठीक है। उस वो कौन सा एज था, वो आपको प्लोस्टीन एज था, ठीक, बस समझ। तो हमारा ये आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बात कर रहा है कि रूरल फॉरेस्ट्री एम्स टू रियलाइज द ट्रीज ऑन कम्युनिटी लैंड एंड प्राइवेटली ओवन लैंड। अब आप एक बताओ, जिस बच्चे को इस बारे में नहीं पता है, इतना तो पता है कि ये स्टेटमेंट ट्री को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो अपने आप में पॉजिटिव सेंस ला रही है, कहीं ये नहीं कह रही है कि वो कम हो रहा है या इसको ट्री को काटा जा रहा है, नहीं ना। तो पॉजिटिव सेंस है, तो मतलब स्टेटमेंट वन इज राइट। हमें नहीं भी पता फिर भी। दूसरा, फार्म फॉरेस्ट्री की बात आ रही है, रूरल की नहीं, फार्म की, खेती, ठीक है। फार्म फॉरेस्ट्री इनकरेज इंडिविजुअल जो फार्मर्स हैं टू प्लांट ट्रीज ऑन देयर ओवन फार्मलैंड टू मीट द डोमेस्टिक नीड टू फैमिली। यस भाई, देखो जो आपका फार्म फॉरेस्ट्री है वो इस बात को बोल रहा है कि आप इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर किसानों के परिवारों को जो भी आपकी घरेलू ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए अपने खेत में पेड़ लगा सकते हैं। ये देखो भाई, अलग अलग आपकी ज़रूरत हो सकती है ना भाई, कि पेड़ की, किसी को ईंधन के लिए थोड़ा सा चाहिए, किसी के लिए मतलब ये हो सकता है कि भाई आप सपोज दैट अमरूद का पेड़, आम का पेड़ लगा रहे हो कि भाई आम भी मिल जाएगा, परिवार खा लेगा मौसम आने पर, ठीक है। अलग अलग पेड़ आप इस टाइप के लगा सकते हो, नींबू का पेड़ लगा सकते हो, जरूरत पड़ी तो घर में भी काम आएगा, ठीक है। यस, ये भी बात सही है, दोनों स्टेटमेंट इज राइट है, ठीक है। और एक बात का ध्यान देना कि जो भी आपकी रूरल फॉरेस्ट्री है, ठीक है, वो बढ़ावा देती है किसको, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है जो हमारा कम्युनिटी लैंड है, या जो हमारा प्राइवेट लैंड है, उस पर दोनों पे क्या करना, अपना फॉरेस्ट लगाना, पेड़ लगाना। इसका एम्स है कि भाई नंबर ऑफ ट्री की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाए। किसका है, कम्युनिटी, इसका रूरल फॉरेस्ट्री का। जो फार्म फॉरेस्ट्री है भाई, जो आपकी ये फार्म फॉरेस्ट्री है, इसका क्या एम है सर, इसका एम ये है कि भाई फार्म फॉरेस्ट्री में अपने खेत पर पेड़ लगाना। ये हमारा खेत है, इसके चारों तरफ पेड़ लगा दो, बबूल गए, बरगद गए, कहीं के भी जिसका अभी आपको जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। और जैसे फूडर, टिम्बर के पेड़ लगा दो, काम आएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर होता है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इज राइट है, बी सी इज द ऑप्शन आपका राइट, वेट दिस इज द राइट, ठीक है। इतना बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, ये भी आपका जो क्वेश्चन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। यह इस बारे में आपको बता चुका हूँ, क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, वो बात करते हैं। देखिए भाई, बोल रहा है कि द सोइल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट इनफर्टाइल, मिट्टी काफ़ी इनफर्टाइल होती है। मैंने आपको बता दिया क्यों हो रही है, बारिश के कारण रेन होता है, तो भाई उसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं, वो जो सोइल के, वो बारिश में निकल जाते हैं, इसको लीचिंग बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया ऊपर, दिस इज द राइट। सेकंड पढ़ते हैं, द वेजिटेशन इज एवर ग्रीन, ठीक है, एनेबलिंग फोटोसिंथेसिस टू टेक अ प्लेस ईयर अराउंड, ठीक है। वनस्पति जो है हमारे यहाँ की, वो साल भर क्या होती है, सदाबहार होती है, जिससे साल भर प्रकाश संश्लेषण होता रहता है। यस भाई, प्रकाश संश्लेषण का आप समझ रहे हो ना, क्या मतलब होता है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। भाई पौधे क्या लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। ये बात हो गई। और पौधे को क्या मिलती है, आपकी फूड क्या होता है, फूड प्लांट्स का किसी का भी आप कहोगे सन एनर्जी होता है, ठीक है। सन की जो सूरज की रेज है, जो प्रकाश है, वो फूड होता है किसका, हमारे प्लांट का, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण होता है। सेकंड, दे हैव बीन डिस्क्राइब ए डेजर्ट कवर्ड बाय ट्रीज, इन्हें पेड़ों से ढका रेगिस्तान के रूप में भी कहा जाता है। यस, यहाँ तो पेड़ ही पेड़ होते हैं भाई, कहाँ आपको दिखेगा ये, आपका वेस्टर्न घाट में देख लो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, वेस्टर्न घाट देख लो आपके, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वो पूरा एरिया देखो, सब कैसा है, घना बना हुआ, मतलब भरा हुआ। आप अंडमान निकोबार चले जाओ, तो सब, मैंने बोला तो कि भाई ज़मीन तक पे भी लताएं पेड़ों पे चढ़ी हुई हैं, बिल्कुल हरा भरा है, तो इसको रेगिस्तान नहीं कहेंगे, पेड़ों से ढका आपको यहाँ सर कहोगे। थर्ड इज द राइट। फोर्थ पढ़ो, दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इको सिस्टम, ये सबसे अधिक उत्पादक भूमि आधारित पर, यस दिस इज राइट। फोर्थ भी सही है भाई। यहाँ टेम्परेचर हाई होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो हाईएस्ट बायोमास भी यहाँ पे आपको हाईएस्ट मिलेगा। अलग अलग बोल सकते हैं कि मतलब डाइवर्सिटी मिलती है, लाइक आपके जो एनिमल्स होते हैं उनमें देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा जानवर यहाँ में देखने को मिलेंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है। हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी, प्लांट्स की अलग अलग वैरायटी भी देखने को मिलेगी। तो इकोसिस्टम के लिए यस दिस इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव। तो फोर्थ इज, चारों सही हो गए, तो देख लो डी इज़ द राइट, ठीक है। आइए, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टाइज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की बात कर रहा है, इक्वेटोरियल, ठीक है, फॉरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था इक्वेटर फॉरेस्ट के बारे में, आपको याद है मैंने एक चीज़ बताई थी भाई, हमारी ये अर्थ है, ये 0 डिग्री इधर है, इधर 23 डिग्री है, और इधर भी 23 डिग्री साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है।
और इन बीच के मैंने कौन से फॉरेस्ट बताए थे आपको, आपने कहा सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपने बताया यहाँ पे पाए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो और इसका सेकंड नाम क्या है आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि इक्वेटर लाइन के आपके आसपास ये देखने को मिलते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, कभी आपसे पूछे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है तो वो भी आपको पता है, और उसी का ही दूसरा नाम क्या है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। ठीक है, आइए जो प्रॉपर्टी उनके लिए सही है ट्रॉपिकल रेन वही है, क्योंकि इसका सेकंड नेम है ना भाई, किसी का घर का सोन हो गया और वो स्कूल का मून हो गया, बात तो एक ही है तो प्रॉपर्टी उसकी सेम वही है, नाम ही तो चेंज है। देखिए प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली ऑफ ट्री विद क्राउन फॉर्मिंग एक कंटिन्यूस कैनोपी, एक लगातार छतरी बनाने वाले मुकुट के साथ लंबे घने पेड़ों की उपस्थिति है। लंबे घने पेड़ ये सब आपको देखने को मिला, दिस इज द राइट कॉमन सेंस है। सेकंड थिंग आपका बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, बड़ी संख्या में प्रजातियों का सहस्थिति है। बड़ी संख्या में आपको मैंने बोला ना अभी बताया था ऊपर कि भाई ये जो इकोसिस्टम प्रोटेक्टिव वाले आपको बताया था कि भाई कितना क्यों जरूरी है, अलग अलग संख्या के जानवर प्लांट्स बहुत कुछ मिलेगा, डिफरेंट ऑफ नंबर डिफरेंट ऑफ स्पीसीज आप देखने को मिलती है, तो इसलिए दिस इज राइट। ठीक है, थर्ड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ, ठीक है, इम्पेटेड, अधिक पादपों की कई किस्मों में उपस्थिति। यस भाई ये भी बात सही है, अलग अलग किस्म मैंने बताया, बस समझ में आई। तो अब क्या हो गया आपका, हो गया सर यहाँ पे हम स्टेटमेंट डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी आने वाला क्वेश्चन है ये सेकंड पार्ट में मैं कवर करा दूंगा, पार्ट 1 मान के चलिए ये हमारा आज कंप्लीट हुआ है, क्योंकि ये भी लंबा हो गया पार्ट, 40 मिनट से ऊपर का जा चुका है। ठीक है, और मैं भी थोड़ा बहुत थका हुआ हूँ। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में इसको करते हैं। थैंक यू आप लोगों का मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, और प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं। धन्यवाद।